Hello students, chapter 15 Air Around Us। हमारे चारों ओर वायु ये चैप्टर है। We have learnt in chapter 9 that all living things require air, but have you ever seen air? हम चैप्टर 9 में ये पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए वायु आवश्यक है, एयर आवश्यक है। लेकिन क्या कभी आपने हवा को देखा है? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. You might have not seen air, आपने हवा नहीं देखी होगी, but surely you must have felt its presence in so many ways. लेकिन इसकी उपस्थिति को आपने कई तरह से महसूस किया होगा। जैसे you notice it when the leaves of the trees rustle or the cloths hanging on a clothesline sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कोई पेड़ की पत्तियाँ, जैसे हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियों की आवाज़ होती है। इसी प्रकार से जब कपड़े आप धुल करके जैसे सुखाते हैं, टांगते हैं, तो वो जो टंगे हुए कपड़े हैं वो क्या करते हैं, हिलते हैं। इसी प्रकार से जो पेज आपने बुक खोल के रखी हुई है और आप फ़ैन का स्विच ऑन कर दें तो जो बुक है, बुक के पेज इधर उधर को खुलते हैं और उसकी आवाज़ होती है, उसको फ्लटरिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से द मूविंग एयर मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। जो एयर होती है, एयर की जो मूविंग है, उसी के कारण से जो आप काइट को फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, तो वो भी इसी से पॉसिबल होता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉ डस्ट बाय विनोइंग। जैसे चैप्टर 3 में सीखा था सेपरेशन मेथड में कि डस्ट को सैंड से अलग किया जाता है, वो भी एयर के द्वारा किया जाता है। और जो विनोइंग है, विनोइंग सेपरेशन मेथड है, वो एयर की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड, तो जो हवा की स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत अधिक होती है। तो इट में इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द अप रूफ टॉप्स। हवा इतनी तेज़ होती है, स्पीड इतनी तेज़ होती है कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी उखड़ जाती हैं और जो रूफ टॉप्स होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? देखिए यहाँ पर ये कुछ फिरकियाँ दिखाई गई हैं अलग अलग टाइप की, तो आपने भी बचपन में खेला होगा, आप भी बनाते होंगे। इस प्रकार से हम फिरकी बना भी सकते हैं अपने आप। तो ये फिरकी जो है घूमती हैं, तो किस कारण से घूमती हैं? ये भी एयर की प्रेजेंस में ही घूमती हैं। ठीक है, जैसे ये फिरकी बनाने का एक मेथड दिया हुआ है। इस प्रकार से इसके 4 पार्ट करते हैं पेपर के, और यहाँ से कट करके और इसको डबल करके ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से इसको ऐसे ये कट है और इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस प्रकार से ये फिरकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इस फिरकी को इस प्रकार से जिधर से एयर आती है उस साइड को इसको करते हैं तो ये इस प्रकार से रोटेट होने लगती है। ठीक है, तो व्हाट मेक्स ए फिरकी रोटेट? जो फिरकी है उसको रोटेट कौन करता है?
मूविंग एयर। तो हैव यू सीन ए वेदर कॉक? ये वेदर कॉक है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस। ये जिस प्लेस पर जो एयर की डायरेक्शन है उसको पता करने के काम आती है ये, इसको वेदर कॉक बोलते हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि हवा किस दिशा से आ रही है। तो इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? इसमें हम ये पता करेंगे कि क्या वायु सब जगह प्रेजेंट होती है। तो एक्टिविटी 2 में एक ये एक्टिविटी करेंगे हम। एक एम्प्टी बोतल लेंगे। टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? देखिए, इस प्रकार से हमने ये बोतल ली, एक साइड से ये खुली हुई है। यदि हम इसको सीधा खड़ा करते हैं तो, और इसके अंदर कुछ नहीं है मान लिया, ठीक है, हमने इसको पलट दिया तो इसमें से कुछ नहीं निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एयर है। अब एयर की प्रेजेंस कैसे पता करेंगे कि इसमें एयर है? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये टब लेते हैं और टब में पानी भर लेते हैं, और इस बोतल को अगर हम सीधे इस प्रकार से नीचे डुबोते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बोतल के अंदर पानी प्रवेश नहीं करता है ना। बोतल के अंदर जो वाटर है वो एंटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कुछ ना कुछ तो, जब इसके अंदर कुछ भरा होगा तभी तो कोई दूसरी चीज़ नहीं जाएगी। लेकिन जब हम इसको थोड़ा टिल करते हैं, थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर पानी जाने लगता है। अब ये पानी कैसे चला गया? तो पानी जाने का एक रीज़न है, जब हम इस बोतल को तिरछा करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर से जो एयर है वो निकलती है, क्योंकि इधर से ये मुंह इसका ऊपर उठा हुआ है थोड़ा एक साइड से, तो इसमें से एयर निकलती है। और एयर निकलने के कारण से जितनी एयर निकलती है उसका स्पेस ये वाटर इसके अंदर प्रवेश करता है। तो जितनी एयर निकलती रहती है उतना ही इसमें पानी एंटर होता है। तो जब हम इसमें पानी भरते हैं बोतल में, तो बाहर की ओर ये बुलबुले से निकलते हैं, बबल्स कमिंग आउट द बोतल। ठीक है, जब हम इसको तिरछा करते हैं, वाटर इसके अंदर एंटर करता है और यहाँ से बुलबुले निकलते हैं। तो बुलबुले कहाँ के हैं? वो एयर के बुलबुले हैं। ठीक है, इसका मतलब इससे ये पता लगता है कि इस बोतल के अंदर एयर फिल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस खाली बोतल के अंदर भी एयर फिल थी, जिस कारण से इसके अंदर पानी प्रवेश नहीं किया। पानी ने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर पूरी बोतल जो है वो एयर से फिल्ड थी। तो यस, यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बोतल, और द बोतल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल। इसका मतलब ये है कि बोतल जो है वास्तव में खाली नहीं थी, उसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ये भी शो करती है कि जो एयर होती है वो स्थान घेरती है। ठीक है, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बोतल, इट प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और ये भी शो करती है कि एयर सभी जगह प्रेजेंट है। बट एयर हैज़ नो कलर एंड नो कैन सी थ्रो इट, इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एयर का कोई रंग नहीं होता है और कैन सी थ्रो इट, इसके अंदर से हम देख सकते हैं एयर के द्वारा। जैसे एयर है, वायुमंडल है, तो इसमें एयर भरी हुई है, लेकिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर
क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है। तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। दिस एयर लेयर एक्सटेंड्स अप टू many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere। जो अर्थ है, तो अर्थ चारों ओर से एक पतली एयर की पतली लेयर से क्या है, ढकी हुई है, घिरी हुई है। और जो एयर जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक एयर होती है, ठीक है। और जो ये अर्थ एयर से घिरी हुई है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere। As we move higher in the atmosphere, the air gets rare। जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में, तो एयर गेट्स रेयर, वहाँ पर जो है हवा दुर्लभ होती है, कम होती है। के लिए क्या करते हैं, जैसे ऊपर जितना भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एयर की कमी होती है। जैसे आपने देखा होगा, इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि ये जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम। क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंचे पर्वत पर कोई जाते हैं तो वहाँ पर एयर की कमी होती है, इसलिए ये अपने साथ गैस सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन के। तो व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, एयर कैसे बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो अंटिल द 18th सेंचुरी तक पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। ये लोग ये समझते थे कि एयर एक सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। What kind of mixture is it? Let us find about some of the major components of this mixture one by one। ठीक है। तो एयर पहले जो है 18th सेंचुरी तक ये समझते थे कि जो एयर है वो एक सब्सटेंस है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि जो है एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे वाटर वेपर, वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सॉ दैट when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cool surfaces। The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature। वाटर वेपर होता है, ठीक है। एयर में वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बहुत सारी दूसरी गैसें भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वाटर वेपर की कैसे हम सिद्धता करेंगे कि भाई एयर में वाटर वेपर होता है। तो उसके लिए हम, आपने ये भी देखा होगा, जैसे गर्मी के दिन होते हैं बहुत ज़्यादा या बरसात के दिन होते हैं, तो एक गिलास लेते हैं, कोई भी बर्तन लेते हैं, उसमें बर्फ़ लेते हैं, पानी, और पानी में बर्फ़ डाल लें, या पानी बहुत ठंडा हो, जैसे फ्रिज से निकाल करके उस गिलास में अगर हम पानी करते हैं, तो क्या देखते हैं कि थोड़ी सी देर में ही उस गिलास के चारों ओर सरफेस पर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गई, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, जो गिलास है, गिलास का सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है, और चारों ओर जो वाटर वेपर है एयर में,
वो ग्लास की सरफेस के संपर्क में आता है, बहुत ठंडा जो सरफेस है ग्लास का, और उसके कांटेक्ट में आकर के वो कंडेंस होता है, मतलब संघनित होता है, और संघनन के कारण से वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, है ना, वायु में जो वाटर वेपर की उपस्थिति है, ये वाटर साइकिल को चलाने में या बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन। तो एक्टिविटी 3 ये इसमें हम देखेंगे कि जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन होती है। तो उसके लिए एक्टिविटी 3 एयर हैज़ ऑक्सीजन। ठीक है, इस एक्टिविटी को हम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस प्रकार से ये एक टेबल है, और इस टेबल पर हमने क्या किया, ये कैंडल फ्लेम इसको हमने जलाया, और एक ये ग्लास टम्बलर लेते हैं और इसको इस प्रकार से इस पर ढकते हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट अगर हम ले तो बहुत अच्छा है ना। ग्लास टम्बलर है, मतलब कांच का गिलास है, और ये जो कांच है कैसे है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब हम इस कैंडल फ्लेम पर इस ग्लास को ढकते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो कैंडल है ये बुझ जाती है, थोड़ी सी देर के बाद ही बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्यों? क्योंकि इस गिलास के अंदर जो एयर है, वो एयर यहाँ पर इस कैंडल को जलाने में सहायक होती है, और वो जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन होती है गिलास के, कैंडल जलती है, और जब ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो कैंडल फ्लेम बुझ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है, एयर है, उसमें ऑक्सीजन होती है। थर्ड कंपोनेंट है नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन होती है, आपने in activity 3 did you observe that air is still present in the glass bottle even if after the candle blow out? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. ठीक है, अब जैसे ये गिलास टम्बलर है और इसके अंदर एयर है, तो कैंडल जो है वो थोड़ी सी देर के बाद बुझ जाती है, मतलब कुछ ही क्षणों के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और अधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की है। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो इसको जलने में सपोर्ट नहीं करती है, मतलब ईंधन को जलने में मदद नहीं करती है। ऑक्सीजन ही केवल ऐसी गैस है जो इसको जलने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है, मतलब एयर है, एयर में अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में यदि हम जानकारी करें तो in a closed room, if there is some material that is burning, you may have left suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up a small component of the air around us. जो एयर हमारे अराउंड, मतलब चारों ओर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है। और जब एक बंद कमरा हो और उसमें कोई चीज़ हम जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें हमें घुटन सी महसूस होती है। और ये घुटन सी क्यों होती है महसूस? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है। ठीक है, एज द बर्निंग कंटिन्यूस, और वो लगातार वहाँ पर
ईंधन जल रहा है, कोई भी मटेरियल जल रहा है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इस कारण से वहाँ पर हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेस। ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन, उसको मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और जलने पर क्या करते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें भी उत्पन्न होती हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings। इसलिए ये कहा जाता है और बार बार ये एडवाइस दी जाती है कि जो सूखी पत्तियां हैं या जो फसल है, फसल की जो रिमेनिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे उसके स्टॉक होता है, उसकी भूसी होती है, तो उसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो सराउंडिंग है वो प्रदूषित होता है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एयर का डस्ट एंड स्मोक। डस्ट, तो डस्ट का पता कैसे लगता है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जो चीज़ें जलती हैं, ईंधन जलता है तो उसमें से स्मोक निकलता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स। जो स्मोक होता है उसमें बहुत सारी कुछ गैसें होती हैं और उसमें कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एंड इज़ ऑफन हार्मफुल, और जो कि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं अक्सर। और दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेस। तो इसी कारण से जो फैक्ट्रियों की चिमनियाँ होती हैं या भट्टे आपने देखोगे जहाँ पर ईंटें पकती हैं, तो वहाँ उनकी चिमनियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं। वो किस लिए, जिससे कि जो स्मोक है वो ऊपर चला जाए, वो हमारी नोज़ के पास ना आए। ठीक है। अगर हम नोज़ मतलब अपने ब्रेथ में लेंगे, उसको टेक इन करेंगे, तो उससे बहुत सारी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर पक्षी उड़ते हैं आकाश में, तो ये पक्षियों के संपर्क में ऊपर स्मोक जाता है। तो डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, किस प्रकार से हम इन डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उसमें एक्टिविटी 4 दिखाई गई है। चैप्टर 15 की जो ये वीडियो है एयर अराउंड अस, इसमें हमने एयर क्या होती है और एयर किस प्रकार से बनी होती है। एयर सब जगह प्रेजेंट रहती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्थान घेरती है। और एयर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे बनी होती है। तो ये हमने इसमें सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एयर के जो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर में उपस्थित होती है, सॉइल में भी उपस्थित होती है, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।